Hello dear students, today our topic is, the next topic of probability is multiplication theorem on probability. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इस टॉपिक को करने से पहले हमें एक बात समझनी है कि सपोज हमारे पास ई एंड एफ दो इवेंट दिए गए हैं, ई एंड एफ, और हमें ई और एफ के दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड एफ बोथ हैज़ ओकर्ड। तो उसको हम डिनोट करते हैं, जब बोथ का आ जाता है तो यू नो दिस थिंग वेरी वेल कि उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ से। तो हमें उस केस में क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमें फाइंड आउट करनी होगी। इस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को हम पी ई एफ भी लिख देते हैं। दिस इज द सेम थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वी कैन राइट इट एज पी ई एफ। इसका मतलब है ई और एफ के दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ई के और इवेंट एफ के दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी। अब जब अपने को अभी हमने पढ़ा था पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर पी ई ओब्लिग एफ दैट इज इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। ओके, सेम इसमें हमने एक और पढ़ा था, इसका उल्टा पी एफ ओब्लिग ई दैट इज पी ई इंटरसेक्शन एफ अगेन डिवाइडेड बाय पी ई। पी ई शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, पी ई जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ ओकर्ड, और इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ ओकर्ड। ओके, तो यहाँ से अगर हम कंक्लूड करें तो जो पी ई इंटरसेक्शन एफ है, पी ई इंटरसेक्शन एफ है, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये पी ई इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा पी ई इंटू में पी एफ ओब्लिग ई। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझ पा रहे हैं, इस ये जो मैंने लिखा है अभी, इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे, लेफ्ट साइड में मतलब क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब ई और एफ के दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी, ये किसके इक्वल होगी, ई की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय एफ की प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाइड बाय एफ की प्रोबेबिलिटी। यहाँ चलो ये कंडीशन हमारे पास होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ ओकर्ड। अब ये भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सिंपल ही दिया गया हो, वो ई पर डिपेंड ना कर रहा हो। इसके इन दोनों के मैं अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा अभी आपको, ठीक है। तो जो पी ई इंटरसेक्शन एफ है, यहाँ से अगर हम देखें, इस फॉर्मूले से अगर हम ऑब्जर्व करें तो पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल होगा, पी ई इंटू पी एफ ओब्लिग ई। दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। एन अर्न, अर्न कोई भी बैग हो गया, अर्न का मतलब बैग, कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. What is
द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ drawn balls are black। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक बैग के अंदर 10 ब्लैक और वाइट 5 बॉल्स हैं। उसमें हमने 2 बॉल निकालनी है वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब यह है कि पहली बॉल जो हम निकालेंगे उस बॉल को निकाल के हम बाहर रख देंगे। फिर हमने दूसरी बॉल निकालनी है। हमने बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। भी दोनों ब्लैक कलर की होंगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो स्टार्टिंग में ब्लैक कितनी है 10। तो पहली बार में जब हम बॉल को ड्रॉ करेंगे, वन बॉल को ड्रॉ करेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 10/15, क्योंकि टोटल 15 बॉल्स हैं बैग के अंदर, उसमें से 10 ब्लैक बॉल्स हैं। तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/15। अब यहाँ पर हमें दे दिया गया एक वर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जो बॉल हमने निकाली है उसको हमने अंदर बैग में नहीं रखना, उसको बाहर ही रखना है। अब जब हम दूसरी बॉल ब्लैक को निकालेंगे तो दूसरी बॉल ब्लैक कलर की होगी, तो अब अंदर ब्लैक कितनी रहेगी 9 रहेगी। वाइट तो 5 ही हैं, तो अंदर टोटल बॉल्स होगी 14। और अब ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9/14। 9/14। अब अगर आप इस चीज़ को देखो कि अगर हम इवेंट मान लें E एंड F, 2 इवेंट मान लें ब्लैक बॉल निकालने के वन आफ्टर द अदर फ्रॉम द बैग, तो जो PE है, PE मतलब पहला इवेंट, मतलब पहली बार में जो हमने बॉल निकाली है, ठीक है, वो बॉल ब्लैक कलर की होगी, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 10/15। PE तो हमें पता चल गया। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी P, अब हमने दूसरी बार बॉल जो निकाली है, पहली बॉल बाहर रह गई, अब दूसरी बॉल जो निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 9/14। अब अगर हम ध्यान से समझो, वो है F की प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी है, दूसरे इवेंट F की प्रोबेबिलिटी। अब इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज़ ओकर्ड। क्योंकि अब जो F की प्रोबेबिलिटी है वो E पे डिपेंड कर रही है। E इवेंट क्या हुआ है, पहली बॉल निकाल के बाहर रख दी गई है। तो अब जो F की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, E के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इस वजह से इसको लिखा जाएगा PF/E। तो जो E और F की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, E की प्रोबेबिलिटी और F की प्रोबेबिलिटी दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यहाँ पर F की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड कर रही है E इवेंट पर। E इवेंट क्या हुआ, बॉल को निकाल के बाहर रख दिया गया। लेकिन अगर मैं अगर यहाँ ये लिखा होता, ये दोनों एग्जाम्पल जो चीज़ है वो आप ध्यान से समझिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर यहाँ लिखा होता 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब अगर पहली बॉल मैंने निकाली है, वो मेरे पास उसकी प्रोबेबिलिटी 10/15 है, तो उस बॉल को निकाल के मैंने वापस अंदर रख दिया, तो अंदर तो 10 ब्लैक ही रही और 5 वाइट रही। तो अब दोबारा ब्लैक बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/15 ही होगी। तो उस केस में जो F है वो E पर डिपेंड नहीं करेगा। तो उस केस में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PE इंटरसेक्शन F विल बी इक्वल्स टू PE इंटू PF। तब हम इसको PF/E नहीं लिखेंगे, PF/E इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अभी इस सम को हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। लेट E and F बी द इवेंट्स। ये स्टेटमेंट बना के जरूर लिखना है, इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे। लेट E and F बी द इवेंट्स ऑफ ड्राइंग 2 black balls from the urn one after the other। ओके, नाउ तो E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, E इवेंट क्या है, ब्लैक बॉल निकालना, तो E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/15। ओके, देन F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, F क्या होगा
F/E लिखेंगे हम उसको। क्यों? क्योंकि ये कौन सा क्वेश्चन है? विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें उसको रिप्लेस नहीं किया गया। ठीक है, तो अब जो F की प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 9/14। 9/14। अगर यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट होता तब यहाँ पर सिर्फ आता PF, और वो भी किसके इक्वल होता? 10/15 के इक्वल ही होता। अब हमने निकालना है PE इंटरसेक्शन F लगा लो या PEF। मैंने बताया था एक ही बात है, PE इंटरसेक्शन F दैट विल बी इक्वल्स टू PE इंटू PF/E। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10/15 इंटू 9/14 दैट विल बी, दिस विल 2/3, दिस इज 7, 3, द आंसर इज 3/7। तो दोनों बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो गई? 3/7, वन आफ्टर द अदर। अगर सिंपल होता, यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट लिखा होता, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता? PE भी 10/15 और PF भी हमारे पास क्या आता? 10/15 आता। तो उस केस में इसका आंसर डिफरेंट आ जाता। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ फार्मूले में PE इंटू PF आना था, ओब्लीग ही नहीं आना था। ओब्लीग क्यों आया? क्योंकि F की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल क्योंकि जो पहली बॉल है उसको अंदर वापस नहीं रखा गया। अब सपोज करो यहाँ पर अगर अपने को 3 बॉल निकालनी होती 2 की बजाय, 3 balls are drawn from the urn one after the other without replacement, then what is the probability that 3 balls drawn are black? तीनों की तीनों ही ब्लैक होंगी। तो उस केस में आप क्या लिखोगे? लेट A, B and C are the events of drawing 3 black balls from the bag, from the urn, one after the other. Okay, तो अब PA will be 10/15। सेकंड क्या होगा? B की प्रोबेबिलिटी, B क्या है? B जो पहली बॉल निकाली है वो अंदर नहीं रखी गई विदाउट रिप्लेसमेंट, तो B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 9/14। नाउ C की प्रोबेबिलिटी, जो तीसरा इवेंट है, तीसरा इवेंट कब हुआ? जब A भी हो चुका है, B भी हो चुका है। A में भी बॉल हमने बाहर रख दी, B में भी बॉल हमने बाहर रख दी। ठीक है, तो अब अंदर बॉल्स कितनी रहेगी? ब्लैक 8 रहेगी और टोटल रहेगी 13। तो अब हम लिखेंगे PC/AB, प्रोबेबिलिटी ऑफ C व्हेन A एंड B बोथ हैज ऑकर्ड। अब दोनों इवेंट हो चुके हैं, अब C की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? 8/13। ओके, अब C की अगर चौथी बॉल होती तो हम लिखते PD/ABC, PD/ABC। ओके, अब लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? तीनों की प्रोबेबिलिटी दैट विल बी PABC। उसमें क्या होगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी PA इंटू PB/A इंटू PC/AB। अगर हमारे पास चौथा इवेंट और होता तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है PD/ABC। समझ रहे हो? और अगर अभी हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट ना होता, सिर्फ विद रिप्लेसमेंट होता, तो PABC किसके इक्वल आता? PA इंटू PB इंटू PC। ये ओब्लीग नहीं आने थे क्योंकि कंडीशन ही नहीं लगनी थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझना है। विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर भी किस तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम एक और सम करते हैं, आपकी NCERT बुक में है। क्वेश्चन नंबर 13.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। 13.2 एक्सरसाइज, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस is inspected बेटा ये स्टेटमेंट आप अपनी बुक में देखना, बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या कह रहा है वो कि जो ऑरेंज का एक बॉक्स है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। कैसे? कि अब मान लो ऑरेंज है, उसमें कुछ ऑरेंजेस ख़राब भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं बॉक्स के अंदर। तो उसको सेल के लिए अप्रूव कैसे किया जाएगा कि अगर उसमें से वो 3 ऑरेंज निकालेंगे,
ठीक है, 1 बाय 1 करके 3 ऑरेंज निकालेंगे। अगर वो तीनों के तीनों सही आ गए, गुड वन आ गए वो, तो फिर तो वो उसको कर देंगे अप्रूव भी, हाँ भी ये बॉक्स जो है सही है। लेकिन अगर 3 में एक भी अगर बैड आ गया, खराब आ गया, ठीक है, तो फिर वो उसको कर देंगे रिजेक्ट, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उस बॉक्स के अंदर हमारे पास टोटल 15 ऑरेंजेस हैं, 12 गुड हैं और 3 बैड हैं, खराब ऑरेंज भी हैं। तो उसमें से उन्होंने कितने ऑरेंज निकालने हैं? 3 ऑरेंज निकालने हैं 1 बाय 1। एक निकालना है, उसको बाहर रख देना है, फिर दूसरा निकालेंगे, उसको बाहर रख देंगे, तीसरा निकालेंगे, उसको बाहर रख देंगे। अगर वो तीनों सही आ गए तो इट मीन्स वो अप्रूव हो गया, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, कि वो अप्रूव्ड हो जाएगा। अप्रूव्ड कब होगा? जब उसमें से तीनों ऑरेंज किस में से आएंगे? गुड वन में से आएंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, लेट ए, बी एंड सी आर द इवेंट्स ऑफ ड्रॉइंग 3 गुड ऑरेंजेस 1 by 1 from the box without replacement। तो पहला ऑरेंज गुड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, ऑरेंज टोटल कितने हैं? 12 गुड हैं, टोटल 15 है, तो 12 बाई 15। बी की प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? ए पे डिपेंड करेगी, दैट विल बी 11 बाई 14, क्योंकि एक तो बाहर निकाल के रख दिया। पी सी ऑब्लिक ए बी, दैट विल बी 10 बाई 13। वो प्रूव कब होगा? जब तीनों के तीनों गुड ऑरेंजेस आएंगे। तो अब हमारे पास जो अप्रूव्ड, हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, ये लाइन हम यहाँ पर लिख के, वो क्या होगा? पी ए बी सी, दैट विल बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए इंटू पी सी ऑब्लिक ए बी। ओके बेटा, तो ये है आपका टॉपिक लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, वी कैन से दैट। ओके, अब इसी में एक और टॉपिक करवा रहा हूं मैं आपको, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, हम उनको इंडिपेंडेंट कहेंगे व्हेन दे विल फॉलो दिस कंडीशन, पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। जब वो कौन सी कंडीशन फॉलो करेंगे? पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जो कार्ड वाला हमने पहले टॉपिक किया था, कार्ड से, इसमें कहा गया है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो उसमें जो ई इवेंट है, ई इवेंट है हमारे पास, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। कार्ड ड्रॉन क्या है? स्पेड है। और एफ इवेंट है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। ठीक है, तो कहता है बताओ क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट हैं या नहीं है? ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट हैं या नहीं? तो हम क्या करेंगे? ई की प्रोबेबिलिटी निकालो, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड कितने होते हैं? 13, 13 बाई 12 दैट इज 1 बाई 4। एस, एस आने की प्रोबेबिलिटी, एफ क्या है? एस, 4 बाई 52 दैट इज 1 बाई 13। तो अब अपने पास पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। पी इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होगा? कि वो स्पेड भी हो और एस भी हो। तो एस का जो स्पेड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? एस के स्पेड के एस कितने होंगे? स्पेड के एस केवल 1 होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 बाई 52। तो ई इंटरसेक्शन एफ ये है। पी ई इंटू पी एफ निकालो, पी ई इंटू पी एफ दैट विल बी 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 13, 1 बाई 52। तो अब पी ई इंटू पी एफ किसके इक्वल आ गया? पी ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
ओके बेटा, ये 2 टॉपिक्स थे आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, छोटा सा टॉपिक है। इससे आगे टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। अगर कुछ डाउट्स हो तो आपने वो डिस्कस करने हैं। थैंक यू।